हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं सीटेट पेपर 2 साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। चेचक के टीके का आविष्कार। चेचक के टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? रोनाल्ड रॉस, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। तो हमको इसको चेचक से याद कर लेंगे, चेनर, तो ये आसानी से याद हो जाएगा। एडवर्ड चेनर, चेचक के टीके की खोज एडवर्ड चेनर ने की थी। और आगे देखते हैं, रॉबर्ट कोच ने जो है एंथ्रेक्स जीवाणु की खोज की थी। रॉबर्ट कोच ने एंथ्रेक्स जीवाणु की खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आहारी रेशे क्या होते हैं? कोलेजन रेशे बनते हैं, प्रोटीन से बनते हैं, रुक्षांश भी कहलाते हैं, सेलुलोज और प्रोटीन से बनते हैं। तो आहारी रेशे जो होते हैं रुक्षांश भी कहलाते हैं। ये आहारी रेशे जो हमारे आहार भोजन में पाए जाते हैं उन्हीं को कहा जाता है, जिनसे जो है छिलके वाले जो है अनाज हो गए, छिलके वाली दालें हो गई, और जैसे जो है होते हैं फलों में भी पाया जाता है। इन्हीं को जो है आहारी रेशे कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला देखते हैं, पश्मीना शाल बकरी के बालों से बनता है। तो पश्मीना शाल बकरी के बालों से बनता है, ये ऑप्शन सही है। अंगोरा एक प्रकार की ऊन है जो खरगोश से प्राप्त होता है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि अंगोरा एक प्रकार की बकरी है। ऊँट की ऊन कारपेट बनाने में उपयोग होती है, तो ऊँट की ऊन जो होती है कारपेट बनाने में प्रयोग होती है, ये भी सही है। पश्मीना ऊन खरगोश से प्राप्त होता है, तो पश्मीना ऊन जो होता है ये पश्मीना एक प्रकार की बकरी होती है, उससे प्राप्त होता है। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा ए और सी, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संसार में पाए जाने वाला सबसे लंबा सर्प कौन सा है? वाइपर, एनाकोंडा, बोआ, जालीदार अजगर। तो संसार में पाया जाने वाला सबसे लंबा सर्प जालीदार अजगर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मूल गोप नहीं पाए जाते हैं। मूल गोप नहीं पाए जाता है जलीय पौधों या जलोद्भिद में, मीजोफाइट में या हाइलोफाइट में, मरोद्भिद में। तो मूल गोप जलीय पौधों जलोद्भिद में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पौधों की चालनी नलिका कोशिकाओं और स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना में एक विशेष समानता है। तो क्या समानताएं होती हैं पौधों की चालनी नलिका और लाल रक्त कोशिकाओं में? तो इनमें जो होती है दोनों कोशिकाओं में केंद्रक की अनुपस्थिति होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित सभी एक कोशिकीय हैं सिवाय युग्मनज, मुर्गे का अंडा, भ्रूण, पैरामीशियम। तो इसमें युग्मनज, मुर्गी का अंडा, पैरामीशियम ये सब एक कोशिकीय हैं, जबकि भ्रूण जो होता है बहुकोशिकीय होता है। अगला देखते हैं। नीचे कुछ जीव दिए गए हैं, इनमें से परजीवियों में वर्गीकृत किए जाने वाले जीव हैं, उनको ही हमको पहचान करना है। तो देख लेते हैं। ईस्ट, खटमल, तो खटमल भी परजीवी है, जोंक परजीवी है, अमरबेल भी परजीवी होता है, और जूं ये भी जो है परजीवी होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इनमें से परजीवी की पहचान करना था, तो खटमल, जोंक, अमरबेल और जूं ये परजीवी होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित मानव निर्मित रेशों में कौन सा कृत्रिम रेशम कहलाता है? तो पहले हम देख लेते हैं। रेशे जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक रेशा, जैसे प्राकृतिक रेशे में हो जाएगा रेशम, ऊन, जूट, फ्लैक्स, ये सब जो होते हैं प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। जबकि जो है कृत्रिम रेशे या मानव निर्मित रेशे जो है एक्रेलिक, पॉलिएस्टर, नायलॉन, रेयान होते हैं। एक्रेलिक मानव निर्मित रेशे एक्रेलिक, नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयान। जबकि इनमें से जो है मानव निर्मित रेशे में से रेयान को जो कृत्रिम रेशम कहलाता है, रेयान को जो है कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। पौधों के खाने योग्य भाग को खंड 2 से मिलान करना है। पहला दिया गया है जड़, तो इसमें से मूंगफली, सेब, गन्ना, गाजर। तो इसमें जड़ जो होता है ये गाजर हो जाएगा जड़। तना जो होता है गन्ना जो है तना हो जाएगा। बीज क्या है इसमें से? मूंगफली बीज है। फल जो है सेब हो जाएगा। ऑप्शन इसमें से देख लेते हैं कौन सा सही है। आगे देख लेते हैं। इसमें से जड़ जो है पहले का चौथा, तो ये हो जाएगा, और दूसरे का तीसरा है। जड़ को हम मिलान कर लेंगे, देखते हैं, देख लेते हैं। इसी में देख लेते हैं हम। जड़ जो होती है ये गाजर
इसमें से ऑप्शन कर लेंगे। जड़ जो है गाजर है, जबकि तना जो है गन्ना है। बीज क्या है? मूंगफली है। फल क्या है? सेब है। तो आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। टैडपोल के कायांतरण, टैडपोल जो है मेढक का लार्वा होता है, टैडपोल के कायांतरण के लिए जल में निम्नलिखित किस तत्व की उपलब्धता आवश्यक है? क्लोरीन की, सल्फर की, ब्रोमीन की, आयोडीन की। तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा आयोडीन की। आयोडीन की उपलब्धता आवश्यक होती है टैडपोल के कायांतरण के लिए, नहीं तो वो जो होते हैं वयस्क नहीं हो पाएंगे। अगला देख लेते हैं, मानव की आहार नाल, मानव की आहार नाल के विभिन्न भागों के सही क्रम का चयन कीजिए। तो आहार नाल का सही क्रम क्या होता है? सबसे पहले तो मुख होता है, तो ये चारों ऑप्शन में दिया गया है। मुख के बाद कौन सा भाग आता है? मुख्य भाग आता है ग्रसिका, ग्रसिका। ये तो दो ऑप्शन कैंसिल हो गया। देख लेते हैं ग्रसिका। उसके बाद क्या आता है? ग्रसिका के बाद आता है आमाशय, आमाशय। तो आमाशय इसमें भी है, आमाशय इसमें भी है। अगला देख लेते हैं, सबसे पहले क्या आता है? आमाशय क्षुद्रांत होता है या वृद्धांत्र? क्षुद्रांत का मतलब होता है छोटी आंत, और वृद्धांत का मतलब होता है बड़ी आंत। तो स्मॉल इंटेस्टाइन पहले आता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो हो जाएगा ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मुख, ग्रसिका, आमाशय, क्षुद्रांत्र, वृद्धांत। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अगला देखते हैं, आहार नाल का वह, आहार नाल का वह कौन सा भाग है जो यकृत से पित्त रस ग्रहण करके इसे पित्ताशय में संग्रहित करता है? क्षुद्रांत्र है, आमाशय है, ग्रसिका है या अग्नाशय है? तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा अग्नाशय जो होता है। अग्नाशय जो होता है ये यकृत से पित्त रस ग्रहण करके इसे पित्ताशय में संग्रहित करता है, एकत्रित करता रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लाला रस, लाला रस या लार का कार्य क्या है? लार का क्या कार्य होता है? जो हमारे मुख में पाया जाता है, माउथ में पाया जाता है, लार, लार ग्रंथियाँ होती हैं, उसी से जो लार स्रावित होती है। और लार में जो होती है टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो क्या करता है? मंड, स्टार्च को जो है वसा में परिवर्तित करता है या शर्करा में परिवर्तित करता है, श्वास नली में खाद्य कणों के प्रवेश को रोकता है या कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन में परिवर्तित करता है। तो इसमें हो जाएगा लाला रस। जो टाइलिन जो होता है, टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य का अंगूठा बाकी अंगुलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है ग्लाइडिंग संधि, हिंज संधि, सैडल संधि या धुराग्र संधि। तो इसमें हो जाएगा सैडल संधि। सैडल संधि की सैडल संधि जो होती है इसमें जो है बाल एंड सॉकेट तरह होती है जो कम विकसित होता है। सैडल जिससे जो है अंगूठा जो है ज़्यादा गति करता है, स्वतंत्रता से गति कर लेता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए कितनी पेशियां मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करती हैं? दो पेशियां मिलकर काम करती हैं, चार पेशियां, अच्छा, या संख्या निश्चित नहीं है। तो इसमें हो जाएगा किसी भी अस्थि को जो है गति प्रदान करने के लिए दो पेशियां मिलकर काम करती हैं। आगे देखते हैं, हार्मोन एड्रेनलिन है। हार्मोन एड्रेनलिन क्या है? इसमें से ऑप्शन देख लेते हैं। जब कोई बहुत गुस्से में होता है या चिंतित होता है तो यह तनाव के स्तर के सामंजस्य में शरीर की सहायता करता है। तो यह हार्मोन एड्रेनलिन जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि इसको जो है इस एड्रेनलिन को क्या कहा जाता है? लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। तो ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जब आदमी बहुत गुस्से में होता है तो यह रिलीज होता है। अगला देखते हैं, दिए गए आरेख में मनुष्य के शरीर में 4 अंतःस्रावी ग्रंथियां स्थित हैं, ABCD द्वारा अंकित की गई हैं। इनकी हमको पहचान करना है। तो ए देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे हमारे मस्तिष्क में जो पाई जाती है कौन सी ग्रंथि होती है देख लेते हैं। ये जो है ए है, क्या है? पीयूष ग्रंथि। यह हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। ये जो होती है हमारे गले में पाई जाती है थायराइड ग्रंथि हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। आगे देखते हैं सी में देख लेते हैं। ये सी पे ये क्या होता है? ये एड्रीनलिन होती है, एड्रीनलिन हो जाएगा। डी पे देख लेते हैं क्या है। डी पे जो होता है ये हो जाएगा अग्नाशय ग्रंथि, जिसे जो है अग्नाशय ग्रंथि हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पहला है पीयूष ग्रंथि, दूसरा क्या है? थायराइड। तो पीयूष ग्रंथि
इसमें ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। इसमें देख लेंगे पीयूष, ए जो है पीयूष ग्रंथि है जो मस्तिष्क में पाई जाती है, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, और ये हो जाएगा डी वाला हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा इसको फिर से देख लेते हैं हम। ये मस्तिष्क में जो पाई जाती है पीयूष ग्रंथि हो गई, थायराइड ग्रंथि हो गई, थर्ड जो है ये जो होता है एड्रिनलिन ग्रंथि होती है, एड्रिनलिन होती है, और ये डी वाला जो है ये अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। आगे देखते हैं, ये ऑप्शन इसमें सी वाला सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कोई व्यक्ति गॉइटर नामक व्याधि से ग्रस्त है, इस व्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही है। तब जो कौन सी ग्रंथि ठीक, एड्रिनलिन, पीयूष, अग्नाशय या थायराइड। तो ये गॉइटर नामक जो होता है ये गले का रोग है ये जो, और जो गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शर्करा मधुमेह को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को स्रावित करती है। एड्रिनलिन, अग्नाशय, पीयूष, थायराइड। तो इसमें तो हो जाएगा अग्नाशय। अग्नाशय जो है मधुमेह को नियंत्रित करता है, क्योंकि ये जो होता है मधुमेह को जो है इंसुलिन नामक हार्मोन होता है, जो इंसुलिन नामक हार्मोन होता है वही नियंत्रित करता है। मधुमेह को इंसुलिन नामक हार्मोन होता है, और ये इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन हार्मोन जो होता है अग्नाशय की लैंगरहैंस दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित जीवों में कौन प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकता है। कवक, राइजोबियम, वायरस, शैवाल। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी, शैवाल। ये एक कोशिकीय जीव होता है जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना लेता है। अगला देखते हैं, कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव जीव है। ईस्ट, साइनोबैक्टीरिया, शैवाल, जीवाणु। तो ये जीवाणु जो होता है इसमें केंद्रक रहित होता है, लेकिन इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है। एल्कोहल, दही, साधारण नमक, चीनी। तो ईस्ट का उपयोग जो होता है एल्कोहल और शराब में भी किया जाता है, एल्कोहल और शराब में भी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कोशिका के विषय में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है, किसी ऊतक कोशिकाएं समान होती हैं। किसी भली भांति व्यवस्थित जीव में कोशिकाओं का आकार समान होता है। सभी कोशिकाओं में केंद्रक होता है। सभी कोशिकाओं की आकृति गोल होती है। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। इसमें दिया है, पहले देख लेते हैं, किसी ऊतक की कोशिकाएं समान होती हैं। अगर कोई भी ऊतक है तो उसकी कोशिकाएं समान ही होती हैं, क्योंकि कोशिकाएं जो है कोशिकाओं से मिलके जो है ऊतक बनता है। कोशिका से जो है ऊतक बनता है, ऊतक से जो है अंग बनता है, अंग से अंगतंत्र बनता है। देख लेते हैं इसमें और ऑप्शन देख लेते हैं, किसी भली भांति व्यवस्थित जीव में कोशिकाओं का आकार समान होता है। तो ये गलत है, समान नहीं होता है, ये अलग अलग होती हैं कोशिकाएं। कोई अंडाकार होती हैं, कोई जो है चपटी होती हैं। सभी कोशिकाओं में केंद्रक होता है, सभी कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं जिसमें जो है केंद्रक की अनुपस्थिति होती है। तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, सभी कोशिकाओं की आकृति गोल होती है। ये सभी कोशिकाओं की आकृति गोल नहीं होती, ये भी गलत है। तो इसमें ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा, किसी ऊतक कोशिकाएं समान होती हैं। अगला देखते हैं, नीचे दिए गए जंतु कोशिका के आरेख में ए, बी, सी और डी भागों का सही नामांकन है। तो हम देख लेते हैं, जंतु कोशिका पूछा गया है। जंतु कोशिका, तो जंतु कोशिकाओं में जो होती है, जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। तो ये सबसे बाहर क्या होता है, कोशिका झिल्ली हो जाएगा। कोशिका झिल्ली ए। और बी क्या है, ये रिक्तिका है। क्या है, जंतुओं में जो पाई जाती है रिक्तिका है। सी पे जो है ये सबसे बीच में जो होता है केंद्रक है, यह केंद्रक कहलाएगा। और ये जो होता है ये कोशिका द्रव्य है। क्या कहलाएगा, कोशिका द्रव्य। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम, सबसे बाहरी ए कोशिका झिल्ली। अगला देखते हैं, रिक्तिका, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लेंगे।
सबसे बाहर जो है कोशिका झिल्ली, रिक्तिका, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, कोशिकाओं से संबंधित निम्नलिखित पदों पर विचार कीजिए। इसमें हमें देखना है क्रोमोसोम दिया है, जीन, न्यूक्लियस, केंद्रिका या राइबोसोम। तो इसमें से हमें जो है पहचान करना है इनमें से किसी कोशिका केंद्रक के भाग हैं। तो केंद्रक में क्या क्या पाया जाता है? तो केंद्रक में पाया जाता है क्रोमोसोम भी पाया जाता है, जीन भी पाया जाता है और केंद्रिका भी पाई जाती है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पूछा गया था हमसे, इसमें आप एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, कोशिकाओं संबंधी पदों पर विचार, इनमें से किसी कोशिका केंद्रक के भाग हैं। तो केंद्रक में क्या क्या पाया जाता है, यही हमसे पूछा गया। तो केंद्रक में पाया जाता है, केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं या क्रोमोसोम भी कहते हैं, जीन भी होता है और न्यूक्लियोलस भी पाया जाता है। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी। तो राइबोसोम क्या होगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है इसको पावर हाउस भी कहा जाता है और इससे जो है एनर्जी के रूप में जो है एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। जबकि राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम जो होते हैं ये आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण में मदद करते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है? अनुश्रुत वाक्य, परिणामकारी वाक्य, प्रवर्धित वाक्य, लंबित वाक्य। तो इसमें हो जाएगा प्रवर्धित वाक्य इसमें सही हो जाएगा। देर तक बोलना क्या हो जाएगा? देर तक, कोई अगर हकलाने की समस्या से निपटने के लिए देर तक बोलना ये जो है प्रवर्धित वाक्य, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा किस लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये लेखन, ऑप्शन देख लेते हैं, पहला है लेखन अक्षमता या डिस्ग्राफिया। तो ये डिस्ग्राफिया मतलब ग्राफ मतलब बनाना, तो ये जो है होता है लिखने से संबंधित बीमारी है। गणितीय अक्षमता डिस्कैलकुलिया, ये गणित संबंधी बीमारी है। अगला देखते हैं, गति समन्वय अक्षमता डिस्प्रैकिया। अगला है पठन अक्षमता डिसलेक्सिया। तो इसमें पूछा गया हमसे यदि भाषा को पढ़ने तो पठन अक्षमता डिसलेक्सिया जो होती है पठन संबंधी विकार होता है, पठन संबंधी विकार। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय संचारी रोगों को निरूपित करता है? संचारी रोग या संक्रामक रोग ऐसे रोग होते हैं जो है किससे फैलते हैं? जो रोगाणुओं द्वारा फैलते हैं। तो इसमें देख लेते हैं मियादी बुखार, मलेरिया, रक्तक्षीणता, स्वाइन फ्लू। तो इसमें तो जो है मियादी बुखार है, मलेरिया, लेकिन ये रक्तक्षीणता भी आ गया जो होता है आयरन की कमी से होता है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, मियादी बुखार, स्वाइन फ्लू, मलेरिया, पोलियो। तो इसमें जो है यही ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन, क्योंकि ये मियादी बुखार टाइफाइड ये जो है जीवाणु से फैलता है, स्वाइन फ्लू जो होता है वायरस से फैलता है, मलेरिया जो होता है ये प्लाज्मोडियम से फैलता है, पोलियो भी वायरस से फैलता है। तो ये संक्रामक रोग कहलाएगा, क्योंकि जो होता है रोगाणुओं द्वारा फैलने वाले रोग को संक्रामक रोग या संचारी रोग कहा जाता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो फैलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिजैविक के उपचार में प्रभावी है। प्रतिजैविक के उपचार में क्या प्रभावी है? इन्फ्लुएंजा के उपचार में, या डेंगू बुखार, या हेपेटाइटिस से, या हैजा। तो इसमें हो जाएगा प्रतिजैविक जो होते हैं सूक्ष्म जीवों जो फैलते हैं उसके उपचार में प्रभावी होता है। तो इसमें हो जाएगा हैजा, निमोनिया, ये सब इत्यादि प्रतिजैविक के ये क्या करते हैं? सूक्ष्म जीवों, प्रतिजैविक जो होते हैं सूक्ष्म जीवों को जो है सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देते हैं। तो इसलिए जो ऑप्शन हो जाएगा प्रतिजैविक हैजा के जो है उपचार में प्रभावी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पोलियो का कारण है। पोलियो जो किससे फैलता है? प्रोटोजोआ से, फफूंद से, वायरस से, या बैक्टीरिया से। तो इसमें हो जाएगा विषाणु, वायरस से हो जाएगा फैलता है पोलियो। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वायरस द्वारा मनुष्य में होने वाले रोगों को समूह को दर्शाता है? पूछा गया हमसे वायरस द्वारा। तो इसमें देख लेते हैं खसरा, टाइफाइड, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, टाइफाइड जो होता है जीवाणु से होता है। खसरा चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस ए
तो यही ऑप्शन बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड देख लेते हैं चिकन पॉक्स, मलेरिया, हेपेटाइटिस। मलेरिया जो होता है मच्छर से फैलता है प्लाज्मोडियम द्वारा, तो इसमें भी ये खसरा, पोलियो, टाइफाइड ये भी जीवाणु फैलता है, ये भी गलत होता है। ऑप्शन सी खसरा, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस ये वायरस द्वारा मनुष्य में होने वाले रोगों का समूह है। ऑप्शन सी, ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्न, अगला प्रश्न है अब हमसे जो है जीवाणुओं द्वारा फैलने वाले रोगों का समूह चुनिए। जीवाणुओं द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं? तो जीवाणुओं द्वारा जो होते हैं ये छोटी मात्रा, इन्फ्लुएंजा और पोलियो। तो पोलियो जो है वायरस द्वारा होता है। तपेदिक, ट्यूबरक्लोसिस जिसे कहते हैं, निमोनिया और मियादी बुखार। तपेदिक, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, मियादी बुखार। तो ये इसमें जो है सभी जो है रोग क्या है बैक्टीरिया द्वारा फैलते हैं। ऑप्शन